हेडलाइन यही है कि 4 भारतीयों की जान चली गई है। अब ये जहाज किसके झंडे का था, किस कंपनी के तहत था, सब हटा दो, क्योंकि नेविगेशन में पहले जब अमेरिका ने भारत के 2 नाविकों को मारा था उस समय भी बड़ी सुर्खी बनी थी कि भाई अमेरिका ने ऐसा क्यों कर दिया। आज भी वहीं की वहीं स्थितियां वापस आकर खड़ी हो गई हैं। एक तरफ अमेरिका भारतीय सेलर्स को मार दे रहा है, अब रूस मार दे रहा है, और ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही कि भारतीयों की जान की कोई कीमत है भी या नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब से ये जंग शुरू हुई है, विशेष रूप से मार्च से लेकर जुलाई 14 के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मरने वाले लोगों में 44% भारतीय हैं। जो सेलर्स यहां पर जिनको मौत हुई उनमें से 44% भारतीयों की मौत हुई। 16 में से 7 भारतीय सेलर्स मारे गए। हालांकि प्रधानमंत्री के द्वारा इस विषय को जब ट्रंप के सामने उठाया गया तो ट्रंप ने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया था। हाँ भाई ध्यान रखेंगे टाइप से कह दिया गया कि हाँ ये टफ जॉब है, इसमें चैलेंजेस आते हैं, जॉब को टफ बताकर कह दिया गया। ये नहीं कि भारतीय सीफेरर्स हैं तो उसका क्या करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं हम? भारत सरकार कुछ कर रही है? क्या रूस को जिम्मेदार ठहराया गया है? अमेरिका तो चलो आपके साथ में शत्रुता निभा रहा है, रूस तो मित्रता निभाता है। क्या उसको कुछ बोला? जानकर आप आश्चर्य करेंगे रूस का बयान। रूस ने कहा है कि कोई भी दुश्मन के साथ अगर व्यापार कर रहा देश होगा और हमें लगा कि वो आर्म एंड एम्यूनिशन ले जा करके बेच रहा है तो हम उसको निशाना बनाएंगे। वास्तविकता इस जहाज के ऊपर अभी तक कहीं किसी को यह नहीं पता है कि इसने किसी प्रकार से असलहा बेचा था या असलहा ट्रैवल किया था, लेकिन हालात आपके सामने हैं। लगभग 20 लोगों की यात्रा इस जहाज पर हो रही थी, उनमें से 4 भारतीयों की मौत हुई है, लगभग 10 लोग सुरक्षित बचा लिए गए हैं। तो चलिए इस घटना का जिक्र करते हैं, समझते हुए कि अमेरिका हो या रशिया, हर जगह भारतीयों को ही बनाया जा रहा है निशाना। और ऐसे में भारतीयों का निशाना और उनके परिवारजनों का जो दर्द है वो समस्त भारतीयों को एक एहसास तो जरूर करा रहा है कि हम भारतीय अब लाचार हो गए हैं, या हम संख्या में इतने हो गए हैं कि हम कहीं भी गोला गिरे हम मर जाते हैं। हमारे देश के अंदर हमारी कीमत और दुनिया के भीतर हमारी कीमत अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गया है। भारत सरकार के द्वारा क्या कहा गया? भारत सरकार के द्वारा क्या वाकई में यह कहा गया कि हम इन देशों को जिम्मेदार ठहराएंगे? तो आंसर यह है कि भारत सरकार का जो आधिकारिक बयान आया उसमें रूस का नाम भी नहीं लिया गया। ये अपने आप में बड़ी आयरनी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि भारत सरकार ने समन किया है जो चार्ज्ड अफेयर यहां पर हैं। क्या कुछ घटा, सारी बातें मैं आपको डिटेल में एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि ये चर्चा अब बहुत बड़ी चर्चा बनती जा रही है कि भारत अपने सेलर्स की जान बचाने के लिए क्या करेगा। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, एक इंटरव्यू का, जो एक जेलर का इंटरव्यू है। अगर आप सुनना चाहें तो उसे सुन सकते हैं। साथियों, यूक्रेन के ओडिशा पोर्ट से कार्गो जहाज जिसका नाम था MV गोल्डन लियो, वो रविवार को रवाना होता है और उस पर 4 भारतीयों की मौत हो जाती है। कहा गया कि इसमें से 17 लोगों में से 8 क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया गया था। ये वो तस्वीरें हैं जिसके ऊपर हमले के, जहाज पर हुए हमले की तस्वीरें जो आपके सामने वीडियो के माध्यम से दिख रही हैं। काला उठता धुआं बता रहा है कि इस जहाज पर भीषण हमला हुआ है। जानकारी के अनुसार इस पर 3 मिसाइलें दागी गई। मिसाइलें रशिया के द्वारा दागी गई थी। सवाल है ये MV गोल्डन लियो कहाँ है, क्या है? तो जानकारी के अनुसार 19 जुलाई को ये MV गोल्डन लियो नाम का जो जहाज है ये ओडेसा नामक पोर्ट से रवाना हुआ था और निकलते ही इसके ऊपर मिसाइल हमला हो गया। इस पर 3 KH-59, KH-69 क्रूज मिसाइलें दागी गई थी। ये यूक्रेनी नौसेना का कहना है, जिसके चलते जहाज का जो स्टार बोर्ड साइड है उसके ऊपर भीषण आग लग गई और उसके चलते जो निहत्थे नागरिक थे उनकी मौत हो गई। कहाँ की घटना है इसे ऐसे देख लीजिए। ये रही सी ऑफ अजोव, यहाँ पर कर्च स्ट्रेट, ये ब्लैक सी। यूक्रेन के द्वारा इधर खड़े हुए जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, तो रशिया के द्वारा ओडेसा पोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। ओडेसा पोर्ट से पूरी दुनिया का लगभग 6% गेहूं और 11% मक्का ट्रेवल होता है। मतलब असल में यूक्रेन बाकी तरफ से तो पूरी तरह लैंडलॉक सा ही हो रखा है, उधर तो जहाज के लिए निकलने की जगह ही नहीं है। इनको बस इतनी सी जगह अब पोर्ट की मिली हुई है समुद्र की तरफ से निकलने के लिए। यहां से ये दुनिया भर को अनाज सप्लाई करते हैं। यूक्रेन को अनाज का कटोरा कहते हैं दुनिया के लिए, क्योंकि यहां पर जिस तरह की जो मिट्टी पाई जाती है उस पर गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो ये यहां से अनाज की पैदावार को जो उसको बेचते हैं, ऐसे ही रशिया भी बड़ी मात्रा में गेहूं की सप्लाई करता है। तो एक तरह से समझिए कि अनाज के कटोरे पर हमला हो गया। इसके मायने समझिए कि यह आने वाले समय में यहां से ट्रांसपोर्टेशन और होने में हिचकेगा, यानी कि दुनिया में अनाज का संकट भी इसकी वजह से आने वाले समय में हो सकता है कि उत्पन्न हो। ठीक है साहब, मुंबई से जुड़ा हुआ यह जहाज था।
जानकारी निकल कर आती है कि ये एमवी गोल्डन लियो नाम का जो जहाज है, इसके स्वामित्व कोई ओशन ग्रेस शिपिंग कंपनी है वो करती है, लेकिन इसका प्रबंधन कोई फ्रेंच शिपिंग कंपनी है वो करती है, और उसका रजिस्ट्रेशन टर्की में बताया जाता है। तो ऐसे में इसके ऊपर झंडा लगा हुआ है गिनी और बिसाऊ का, तो इस तरह से ये सबका मिक्सचर हो गया। कुल मिलाकर के भारतीय नाविक थे, इतने पर ही आप काम चलाइए। ये ऑल इंडिया सी फेयरर्स यूनियन की तरफ से जानकारी दी गई कि कौन कौन किस तरह से कहां पर, मतलब इस जहाज की क्या डिटेल्स हैं, ये यहां पर डली। पता चला कि गुनिया बिसाऊ का इसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है। टर्किश ओन्ड, जो रिपोर्ट से पता चल रहा है, उसके पास इस कंपनी का ऑनरशिप था। लेकिन इंटरनेट पर जो इस समय जानकारी तैर रही है वो ये कि ओशन ग्रेस शिपिंग कंपनी, जिसका भारत के अंदर भी कोई स्वामित्व का ट्रेस है। अब इसके बारे में कितनी सच्चाई है, ये रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चली हुई बात है, लेकिन फिर भी हम केंद्रित इस बात पर करते हैं क्योंकि पिछले टाइम पर भी हम ये बात देख चुके हैं कि भारतीयों की मौत पर यह कह करके कि नहीं साहब, झंडा तो दूसरे देश का था, हमें क्या लेना देना। ये जो फ्लैग ऑफ प्रेफरेंस है ना, इससे हम थोड़ा साइड में हटते हैं, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि शिपिंग कंपनीज जिस भी तरह से चल रही होती हैं, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी ना किसी देश के जहाज का झंडा या देश का झंडा लगा के अपने जहाज पर चल रही होती हैं। एनीवे, तो फिलहाल के लिए इस जहाज पर हमला हुआ, जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध हुई, कंपनियों के नाम निकल कर आए। इन कंपनियों के नाम के बाद चर्चा हुई मरने वालों की, तो इसमें 4 लोग जिनकी पहचान अखिल जोयन, गुरप्रीत सिंह भट्ट, जगन सिंह और अभिषेक निषाद के रूप में हुई। इन लोगों की मौत की तस्वीरें, परिवारजनों से रिलेटेड जानकारियां, उनके दुख की तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तमाम परिवारों के अंदर इस बात का बहुत गम है, तमाम प्रकार की सुर्खियां हेडलाइन बन चुकी हैं, तमाम प्रकार की जानकारियां इस समय निकल कर आ रही हैं कि कैसे परिवारजन दुखी हैं और आसपास के लोग, प्रशासन उन्हें सांत्वना देने के लिए जा रहे हैं। चर्चा भारत की अगर की जाए तो भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार ये जानकारी जब दी गई तो बताया कि एक अफ्रीकी देश था जिसका झंडा लगा हुआ जहाज था, उस पर 17 क्रू मेंबर थे, 5 भारतीय उसमें शामिल थे, जिनमें से 5 भारतीयों के ऊपर से जब हमला हुआ तो उनमें से 4 लोगों की मौत हो गई। यहां पर पहले तो डेटा दिया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से, लेकिन यह नहीं बताया गया कि यह हमला करा किसने था। हमारा मिशन है यूक्रेन के अंदर, वो इस बात को प्रॉपर मैनेज देख रहा है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि यह हमला रूस का था। तो विदेश मंत्रालय ने प्रत्यक्ष रूप से रूस का नाम लेने से इनकार कर दिया, या कहिए तो बच गए, निकल कर चले गए। इसके बाद हमारे मंत्री जी का बयान आया, उन्होंने इस बात पर बहुत दुख जताया। इसके बाद में विदेश मंत्रालय की तरफ से जो रूस के चार्ज्ड अफेयर हैं, राजदूत कहा जाए जिन्हें, प्रभारी राजदूत जिन्हें कहा जाए, उन्हें समन किया गया और समन करके भारत का जो पक्ष है वो उनके सामने रखा गया। तो रशियन चार्ज अफेयर हैं व्लादिमीर लेदेनोव, इन्हें कल बुला करके समन करके अपना पक्ष बताया गया। अपने पक्ष के बाद में ये हेडलाइन निकल कर आती है कि रशियन चार्ज अफेयर को भारत ने बुलाया और उन्हें अपनी बात कही। तो उसका क्या रूस की तरफ से जवाब आया? बिल्कुल आया। रशिया ने कहा कि हम दिल्ली के साथ लगातार संपर्क में हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा कि हम संपर्क में तो हैं, लेकिन रूस की तरफ से उन जहाजों पर हमले जारी रहेंगे जिनमें यह दावा किया जाता है कि वो यूक्रेन को हथियार, गोला बारूद या अन्य कोई सैन्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो रूस ने इस बात पर अपनी तरफ से एक तरह से साफ कह दिया, जबकि इस जहाज पर अभी कोई इस बात की जानकारी नहीं निकली है कि इस पर वेपन जा रहे थे, लेकिन इनका कहना है हमें लगेगा कि वेपन है तो हम हमला कर देंगे। ये क्रेमलिन की तरफ से जवाब था। सवाल वहीं की वहीं खड़ा है, क्या व्यापारी जहाज अब सुरक्षित हैं? क्योंकि अब तक सेना के जहाजों को निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब शायद वो नहीं दिख रहा है। मैंने इसीलिए आपको सी ऑफ अजोव के मामले को हॉर्मुज जैसा घमासान कहकर एक टाइटल में डिस्कस किया था और कहा था कि सी ऑफ अजोव पर अब असल में रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, जिसके चलते ब्लैक सी से होकर के निकलने वाला जो अनाज है उस पर संकट होगा, और उसका निशाना आपने ओडिशा के अंदर बनते हुए जहाज को देख लिया है। भविष्य में क्या हो सकता है देखिए, एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ मलक, ये बाबे मंडल जिसके थ्रू अभी हूतियों ने हमले किए हैं, और अब कर्च स्ट्रेट। तो एक तरफ तेल का संकट और एक तरफ खाद्यान्न का संकट। तो आने वाले समय में दुनिया के अंदर वैश्विक रूप से महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली तेल महंगा, अनाज महंगा, तब सब तरह की दिक्कतें दुनिया के अंदर आ सकती हैं। अनाज आपूर्ति पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन सवाल वहीं की वहीं खड़ा है, हम क्या कर रहे हैं? हमसे मतलब हम भारतीयों का क्या स्टैंड है? हम भारतीय क्या कर रहे हैं? भारत सरकार अपने लोगों के लिए क्या कर रही है? तो पहला जवाब तो ये निकल कर आया कि भारत सरकार ने अपनी तरफ से जो सीफेरर्स इस तरफ से हॉर्मुज से होकर निकलते हैं उनसे कहा कि भैया इधर से जहाज मत जाओ, मतलब जिधर पे हमले हो रहे हैं उस रास्ते को छोड़ दो, बदल दो। हम आपकी सुरक्षा तो खैर नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उन दुनिया के देशों को लगता है कि किसी में आतंकी जा रहे हैं, किसी में वेपन जा रहा है, हमने हमला कर दिया है। तो अब बेहतर है कि आप ही इन रास्तों से निकलना बंद कर दें। क्या आपको यह वाकई में जवाब ऐसा लगता है जिसे मानना चाहिए?
क्या भारत को रूस के साथ किसी तरह की वार्ता रखनी चाहिए? क्या भारत को अमेरिका के सामने पक्ष रखना चाहिए? अल्टीमेटली भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारा एक लिंक वीडियो का कमेंट बॉक्स में पिन है, डिटेल में देखना चाहे तो अवश्य देखें। धन्यवाद।